हेलो दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एएनएफओ लेकर आया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हेल्थ केयर ईटीएफ के नाम से। तो दोस्तों मैं अपनी हर एनएफओ की वीडियो में ये चीज़ क्लियर करता हूँ। आज भी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि एनएफओ में इन्वेस्ट करने से आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता है। जैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत तगड़े 100% 200% के लिस्टिंग गेन्स होते हैं, ऐसा कुछ आपका एनएफओ में इन्वेस्ट करने से नहीं होता है। तो अगर आप सिर्फ वो लिस्टिंग गेन सोचकर एनएफओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एनएफओ में इन्वेस्ट अभी ना करें। अब दोस्तों आजकल आप देख ही रहे होंगे हॉस्पिटल्स के हाल बुरे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के हाल बुरे हैं, दवाइयाँ मिल नहीं रही है। तो वो चीज़ को देखकर अब काफ़ी म्यूचुअल फंड हाउस को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया में जो हेल्थ केयर है वो काफ़ी इंप्रूव होने वाला है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इस पर बढ़ने वाली है। तो इसलिए अब एक एक करके काफ़ी म्यूचुअल फंड हाउसेज हेल्थ केयर ईटीएफ ला रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ लॉन्च हुआ था और आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हेल्थ केयर ईटीएफ भी लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्स में कि हेल्थ केयर इंडेक्स क्या है, इसमें कितनी कंपनी शामिल हैं और आगे आने वाले टाइम में कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। और साथ में हम एंड में देखेंगे कि किस इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि एनएफओ का जो पीरियड है उसके खत्म होने के बाद भी आपको मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट का। ऐसा नहीं है कि एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल की तो ये जो फंड है ये निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में पैसिवली इन्वेस्ट करने वाला है। पैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज हैं जिस भी प्रोपोर्शन में, ये फंड उसको अपने सेम प्रोपोर्शन में अपने फंड में ऐड कर लेगा। ये लोग अलग से ऐसा कुछ दिमाग लगाकर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं यहाँ पर अलग से करने वाले। और अगर हम बेंचमार्क की बात करते हैं तो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। और अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो कम से कम आपको 1000 रुपये से इस एनएफओ में पैसा लगाना होगा। ये एनएफओ 6 मई से खुलने वाला है और ये 14 मई तक खुला रहेगा। 14 मई के बाद कुछ टाइम के बाद ये नॉर्मल एसआईपी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी फिर से ओपन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अब ईटीएफ की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चीज़ समझ लेते हैं कि ईटीएफ क्या होते हैं और ईटीएफ को आप कैसे बाय कर सकते हैं। तो अगर हम ईटीएफ की बात करते हैं तो दोस्तों ये जैसे कि इसका नाम भी सजेस्ट करता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो बेसिकली ये जो फंड है ये एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं। तो ये एक म्यूचुअल फंड जो की तरह ये भी एक सिक्योरिटीज़ की बास्केट हो जाता है जो कि स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड से थोड़े मायनों में अलग होता है। जैसे कि जो इसका प्राइस है वो पूरा दिन एक स्टॉक की तरह फ्लक्चुएट होता है। हालांकि जो म्यूचुअल फंड होता है उसका जो प्राइस है वो मार्केट क्लोज होने के बाद उसकी एनएफई डिफाइन किया जाता है। और उसी तरह जो ईटीएफ है वो आप सिर्फ ब्रोकर के थ्रू ही परचेज कर सकते हैं। हालांकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो आप नॉर्मली बाय कर सकते हैं एएमसी के साथ भी, डायरेक्टली एएमसी से आप खरीद सकते हैं। वहीं ईटीएफ जो है वो आपको ब्रोकर के थ्रू ही आपको खरीदने पड़ते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है वो ईटीएफ में लिक्विडिटी की आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ईटीएफ को परचेज करने के लिए आपको एक बायर और सेलर दोनों की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। हालांकि ये चीज़ एक म्यूचुअल फंड में नहीं होती, क्योंकि सिंस हम डायरेक्टली एएमसी से परचेज सेल करते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ईटीएफ के बाय और सेल में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो आपको इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि हेल्थ केयर इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंपनीज की तो यहाँ पर 4 टाइप की कंपनीज शामिल हैं। सबसे पहले आ गया आपका हॉस्पिटल्स, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो लिस्टेड है वो इसमें कवर होते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक सेंटर्स आ गए। डायग्नोस्टिक सेंटर्स जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स टाइप कंपनीज यहाँ पर कवर होती हैं। उसके बाद ड्रग मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सन फार्मा, सिप्ला, ऐसी कंपनीज इसमें कवर होती हैं। और चौथी जो टाइप की कंपनीज हैं जो हेल्थ केयर इंडेक्स में कवर होती है वो क्लिनिकल रिसर्च एंड आर&डी कंपनीज। तो दोस्तों ये वो 4 टाइप की कंपनीज हैं जो सारे मिलाकर हेल्थ केयर इंडेक्स को कंस्टिट्यूट करती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हेल्थ केयर इंडेक्स के बारे में थोड़ा समझते हैं कि कब ये लॉन्च हुआ था और इसकी कैसी रिटर्न रही है। तो अगर हम हेल्थ केयर इंडेक्स की यहाँ पर बात करते हैं तो हेल्थ केयर इंडेक्स नवंबर 18 2020 में शुरू हुआ था और इसकी जो बेस डेट है वो 1 अप्रैल 2005 की है। और ये जो इंडेक्स है ये सेमी एनुअल बेसिस पे रीबैलेंस किया जाता है और इसकी जो 5 सालों की रिटर्न रही है वो 6% के आसपास रही है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके एग्जिट लोड पे, तो आप इसमें से डाला हुआ पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हेल्थ केयर इंडेक्स में टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर कौन सी है। तो अगर मैं टॉप 10 कंपनीज में यहाँ पर बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पर सन फार्मा का है 15%,
फिर डॉक्टर रेड्डी लैब्स का 13.5% और डॉक्टर डिवीज लैब का 11%, वहीं सिप्ला का 10% और अपोलो हॉस्पिटल का 7%। उसी तरह और बिंदो फार्मा, लुपिन, लॉरस लैब्स, बायोकॉन और कैडिला हेल्थ केयर जैसी कंपनीज इसकी टॉप 10 कंपनीज में शामिल हैं। तो दोस्तों ये है मेन वो 10 कंपनीज जो इसमें शामिल है। अब आइए दोस्तों एक बारी हम ये देख लेते हैं कि निफ्टी हेल्थ केयर जो इंडेक्स है उसने कैसा परफॉर्म किया है 5 सालों में, और इसको हम कंपेयर करेंगे आपका सबसे कॉमन जो इंडेक्स रहता है निफ्टी 50 से। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से, तो 1 सालों में दोस्तों निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ने 46% की रिटर्न दी है, वहीं निफ्टी 50 ने 50% की। और उसी तरह 2, 3, 5 सालों में इसने 20, 16 और 6% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं जो निफ्टी 50 है उसने 22, 12 और 14% के आसपास की। और अगर आपने 10 साल पहले इसमें पैसा लगाया होता तो आपको 12% पर एनम के हिसाब से रिटर्न मिली होती, वहीं निफ्टी 50 में 11.5%। तो अगर हम दोस्तों इन दोनों को इंडेक्स को कंपेयर यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि 5 सालों में अगर हम इसकी CAGR देख रहे हैं तो निफ्टी 50 ने बेटर परफॉर्म किया है, और अगर हम 10 सालों में देखते हैं तो हेल्थ केयर इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म यहाँ पर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हेल्थ केयर में बात आ जाती है वो यही आती है कि जो लोग इस सेक्टर के फेवर में हैं अब वो यही बातें कर रहे हैं कि जो पिछले 5 सालों की लैगर्ड परफॉर्मेंस इसकी रही है वो आगे जाने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो इसीलिए अभी इसका ज़्यादा जोर अभी शुरू हो गया। जैसे टेक्नोलॉजी फंड्स बहुत अच्छा करने लगे थे, अब वैसे ही उम्मीद की जा रही है कि जो हेल्थ केयर के फंड्स हैं वो भी आगे आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अब आइए दोस्तों एक बारी देख लेते हैं कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल है। तो अगर मैं इन्वेस्टर्स पे यहाँ पर बात करता हूँ तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सोच रहे हैं उनके लिए फंड यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। अगर आप शॉर्ट टर्म 6-8 महीने के लिए सोच रहे हैं तो ये फंड आपके लिए नहीं बना है। और जो आपका रिस्क एपेटाइट है वो वेरी हाई रिस्क एपेटाइट होना ज़रूरी है। उसके 2 रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न है कि इसमें सिर्फ 20 कंपनीज ही हैं पूरे इंडेक्स में, तो ये इसको और ज़्यादा रिस्की बना देती है। और दूसरा चीज़ है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर का जो भी फंड होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, जो भी किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में ही पैसा लगाता है वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि अगर उस सेक्टर के लिए कोई भी बैड न्यूज़ आती है तो वो उसके फंड पे पूरा तरह से इम्पैक्ट करती है। और यहाँ पर कंपनीज भी बहुत कम है, तो अगर आपका रिस्क जो लेने की जो एपेटाइट है वो वेरी हाई है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। और अगर आप पर्टिकुलर हेल्थ सेक्टर में ही इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। अब एक बारी देख लेते हैं कि किन इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड बिल्कुल सुटेबल नहीं है। तो जिन इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना है उनके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, और जो रिस्क या मीडियम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये फंड लेना नहीं चाहिए। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं जिसने अभी 6-8 महीना ही हुआ है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो मेरे हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको सेक्टोरल फंड्स में नहीं जाना चाहिए। आपको शुरुआत करनी चाहिए लार्ज कैप या इंडेक्स के फंड से। यहाँ पर इस फंड को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही कोई फार्मा फंड अवेलेबल हो, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले फार्मा फंड अवेलेबल है तो भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और दोस्तों अभी रिसेंट में मैंने एक और वीडियो बनाई थी एक्सिस हेल्थ केयर ETF के बारे में, तो उस पर मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये दोनों ही फंड्स जो हैं वो एक ही इंडेक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। बस फ़र्क यहाँ पर यह है कि जो ICICI प्रूडेंशियल का मिनिमम NFO अमाउंट है वो 1000 रुपये है, वहीं एक्सिस का 5000 है। बाकी इन्वेस्टमेंट इनका सेम रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको इन दोनों ही फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में हमें दोनों चीज़ें देखनी है कि इसका ट्रैकिंग एरर इन दोनों फंड्स का कैसा रहता है, इनकी एक्सपेंस रेशो कैसी रहती है। एक्सपेंस रेशो और ट्रैकिंग एरर को इनके देखकर आगे 6-8 महीने उसके बाद ही हम इन दोनों ही फंड्स में से कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है ये सोचेंगे। अभी हमें जल्दबाजी में किसी भी NFO में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।